क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर जैसे वेपन का इस्तेमाल किया था? जैसे कि मैं जानता हूँ और बाकी आप सब भी जानते होंगे, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान सबको बहुत तेजी से ख़त्म कर रहा था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था, तो उसे रोकने के लिए फाइनली अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, बात सच है, पर आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि अमेरिका ने न्यूक्लियर जैसे वेपन का इस्तेमाल किया। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ उसको देखते हुए अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में नहीं उतरेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में जहां एक और जर्मनी और इटली थे, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे, और इस युद्ध में यूएस पूरी तरह से न्यूट्रल था। और इसी दौरान जापान के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे। इसी कारण वो अपने आसपास के कंट्री पर कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को कंप्लीट कर सके। कोरिया, ताइवान, चाइना, इन कंट्रीज के काफी बड़े हिस्से पर जापान ऑलरेडी कब्जा जमा चुका था। और चाइना के साथ जापानियों ने जो किया वो हिस्ट्री के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है, उसकी हम कभी और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अब जापान की नजर पैसिफिक ओशियन, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया इन कंट्रीज पर भी थी। अब मलेशिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस अमेरिका की, जिसने उस वक्त तक अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 से दूर रखा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, जापान अगर इन कॉलोनीज पर हमला करता है तो इन कॉलोनीज की कंट्रीज के साथ भी उसे सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिटलर जापान को सपोर्ट कर रहा था, और यही कारण है कि वो लगातार दूसरी कंट्रीज पर कब्जा जमा रहा था। और इस चीज को देखते हुए साल 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देने से मना कर दिया। अब जापान के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज तो वैसे भी कम हो ही रहे थे, क्योंकि जापान को जो 80% ऑयल मिल रहा था उस वक्त वो अमेरिका से ही मिल रहा था। अब अमेरिका ने जापान के सामने शर्त रखी कि उसे चाइना से अपना कब्जा छोड़ना होगा, तभी वो उसे ऑयल देगा। जी हाँ, वही चाइना जो आज अमेरिका तक को आंख दिखाने की हिम्मत रखता है। अब जापान ने ये डिसीजन लिया कि अब वो चाइना के कब्जे को तो नहीं छोड़ेगा। अंदर ही अंदर उसने ये प्लान बनाया कि कैसे न कैसे करके इंडोनेशिया पर कब्जा करना है। अब देखो, नीदरलैंड इंडोनेशिया की कॉलोनी थी, और इंडोनेशिया तक पहुंचने से पहले फिलीपींस पर कब्जा जरूरी था, और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। अब जापान को इतना तो मालूम था, अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिकन पर्ल हार्बर से होगी। अब जापान चाइना से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता था, ऑयल रिजर्व खत्म होते जा रहे थे, तो ऐसे में जापान करे क्या? तो अब यहाँ पर जापान ने डिसाइड किया कि वो फिलीपींस की बजाय डायरेक्ट पर्ल हार्बर पर ही हमला करेगा, वो भी एक सरप्राइज अटैक। और ये हमला पूरी तरह से सीक्रेट रहे, तो जापानीज कमांडर ने ये डिसीजन लिया कि वो किसी भी तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन यूज नहीं करेंगे। फिर 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:30 बजे के करीब लगभग 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुप में पर्ल हार्बर पर धावा बोल दिया। अब जितनी फौज, एयरक्राफ्ट, वेसल्स जापान के पास थी, उससे ज्यादा अमेरिका के पास भी थी। पर मसला यह था कि अमेरिका को कुछ पता तो चले, कुछ तो समझ आए उन्हें। पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक चले इस सरप्राइज अटैक ने पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तहस महस करके रख दिया। अब जापानीज तो चले गए, पर जापान ने जाते जाते अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया था। इस हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान पे ओपन वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर दिया। 4 महीने बाद सेम सरप्राइज अटैक अमेरिका ने भी जापान को दिया। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बॉम्बों की बारिश कर दी, और इस हमले के बाद अमेरिका रुका नहीं। ऐसा ही 4 सालों तक दोनों ही कंट्रीज के बीच वॉर चलती रही। कभी वो उस पर बम गिरा था, कभी वो, पर कहीं ना कहीं इस युद्ध में अमेरिका का पलड़ा भारी था। अब देखो, जापान भले ही कमजोर पड़ चुका था, पर वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। आखिरकार अगस्त 1945 में वो दिन आ ही गया जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो जापान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। 6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर 4400 केजी का पहला परमाणु बम गिराया गया, और अमेरिका ने इस परमाणु बम को नाम दिया था लिटिल बॉय। और इस बम के नीचे गिरते ही वहां का टेम्परेचर 5500 डिग्री हो गया, मतलब कि सब खत्म। और इस हमले ने 80% हिरोशिमा को ऑन द स्पॉट वहीं खत्म कर दिया। अभी जापान कुछ और समझ पाता, उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर भी एक और हमला किया गया न्यूक्लियर अटैक का, और इस बम का नाम था फैटमैन। और इन दोनों ही हमलों में लगभग 2,60,000 लोगों की जान चली गई। और इस हमले के तुरंत बाद ही जापान ने सरेंडर कर दिया। और कहा जाता है कि अगर जापान इसके बाद भी सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने तीसरा न्यूक्लियर बम भी तैयार कर रखा था। तो इसी के साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, और जापान पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। उसके बाद आपको पता है देश की सबसे बड़ी ताकत कौन है? अमेरिका, रूस, चाइना, ये कुछ गिनी चुनी कंट्री बन के रह गई है।